मैं हूं हैदर वहीद और मैं हूं जाफरी और आप देख रहे हैं एजेंडा 360। वेलकम टू एजेंडा 360। जनाब अलीम खान साहब जो कि चीफ मिनिस्टर पंजाब के टॉप कंटेंडर थे, अगर उनके खिलाफ नैब की इंक्वायरी नहीं होती, उनको इस हफ्ते नैब ने आखिरकार अरेस्ट कर लिया। 2015 से जो उनके खिलाफ इंक्वायरी खुली थी, 2007 से जो उनका पब्लिक ऑफिस होल्डिंग थी, उस हवाले से 2007 में जो पब्लिक ऑफिस होल्डिंग इख्तिताम पजीर हुई थी, उसके लगभग 8 साल बाद इंक्वायरी शुरू हुई। इंक्वायरी अब तक चलती रही, उनको अरेस्ट नहीं किया, लेकिन इस हफ्ते उनको ख्याल आया कि अब पकड़ना ज़रूरी है। खान साहब, अलीम खान साहब के ख़िलाफ़ जो इल्ज़ाम है वो ये है कि उनके असासे जो हैं वो उनके मुमकिना जो वसाइल हैं उनसे, जो उनके मुमकिना असासे जमा करने के तरीक़े हैं उनसे कहीं ज़्यादा हैं। इसके ऊपर नैब जो कि बहुत आज़ाद PTI कहती थी कि है, और PTI की तवातुर से ये पोजीशन आती थी कि हमने तो एक बंदा इसके अंदर अपॉइंट नहीं किया, ये तो बिल्कुल आज़ाद है और बिल्कुल आज़ाद काम कर रही है, उसकी अब पोजीशन बड़ी बरअक्स है और बड़ी दिलचस्प है। पहले तो इसको नैब के हवाले से राना सनाउल्लाह साहब हैं, उन्होंने इसको ज़रा दूरअंदेशी का मुजाहरा करते हुए 31 जनवरी को क्या कहा था, आपको दिखाना चाहते हैं। अब इन हुक्मरानों की जो है वो फाइलें जो हैं वो तैयार होना शुरू हो गई हैं और अब आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला साल के अंदर अंदर ये जहाँ पे आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों के कैंप नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे आपको PTI के लोगों के कैंप नज़र आएंगे और यहाँ पे मेरी जगह पे या तो मुराद सईद जो है वो यहाँ पे अपनी चीखें सुना रहा होगा या फिर दुनिया का घटिया तरीन इंसान पिंडी का जो है वो हर्जा सराई कर रहा होगा। अब ये राना सनाउल्लाह साहब ने, ये मुराद सईद साहब वाली बात तो ज़रा मज़ाक, लेकिन ये बात ठीक है कि अब बैलेंसिंग एक्ट की पोजीशन आने वाली है। अब ये तो राना सनाउल्लाह साहब। अब मैं आपको फवाद चौधरी साहब दिखाना चाहता हूँ, जो कि देखिए ये PTI की एक मुनफरिद रिवायत है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत बेहतरीन है, सुप्रीम कोर्ट बहुत बेहतरीन है। नहीं, लेकिन जहांगीर तरीन साहब के हवाले से उनको चोर थोड़ी कहा, वो तो बैलेंसिंग एक्ट था। इसी तरह अब फवाद चौधरी साहब जनाब वज़ीर इत्तलात वफाक के, वो अलीम खान साहब के अरेस्ट पर, इसके अलावा फिर से इसके अगले दिन फवाद चौधरी साहब एक बार फिर से इस चीज़ को एक्स्ट्रॉर्डनरी दिखाना चाह रहे हैं कि ये ऐसी कोई बात नहीं है। आज अलीम खान साहब के मामले के ऊपर बातचीत नहीं हुई है, नहीं नैब के इख्तियारात कम नहीं कर रहे, नैब को ताकतवर करने की जरूरत है। इसमें जो भी अमेंडमेंट्स चाहिए वो हम करने को तैयार हैं। पहला बंदा अरेस्ट हुआ है और नैब के अंदर अमेंडमेंट्स करना जरूरी है, जो 4 साल से, एक तो ये पीपल्स पार्टी और PML नून की वैसे बहुत जो बात क्लियर नाकामी है। अब आप ये जो बात कर रहे हैं, मैं तो समझता हूँ कि ये लुडियाँ और भंगड़े डाल रही है PTI कि एक नवाज शरीफ साहब की एवज अगर आपको अलीम खान मिल रहा है, अगर शहबाज शरीफ साहब की एवज आपको अलीम खान मिल रहा है, अगर ख्वाजा साद रफ़ीक और उनके भाई की एवज आपको अलीम खान मिल रहा है, अगर आपको मरियम नवाज की खामोशी की, उनको भी जेल जाने के एवज आपको अलीम खान मिल रहा है या और जहांगीर खान तरीन मिल रहा है, तो आप कह रहे हैं कि ये कोई घाटे का सौदा है, ये कोई बैलेंसिंग एक्ट है, ये कोई यू थिंक ये बैलेंस है? नहीं कह रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि PTI का एक बंदा अरेस्ट हो, भाई एक बंदा ये तो कुछ भी, वो अलीम खान जैसे 10 कुर्बान, 10 नहीं 100 कुर्बान कर दें कि नवाज शरीफ को रास्ते से हटाओ। कुर्बान ही नहीं कर रहे, वो तो कह रहे हैं नहीं देखें जी, वो तो उनको नहीं पता, नहीं देखें जी, ये तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, ये सिर्फ पोस्चरिंग है। They will take it and run। मेरे ख्याल से इस तरह की का हवाला मुसद्दिक मलिक साहब भी दे। अब ये मुसद्दिक मलिक साहब ने इसीलिए बहुत शक के साथ अलीम खान साहब के अरेस्ट को देखा है कि शायद ये प्रीकर्सर हो, ये शायद एक जो है पेश खैमा हो एक PML नून के बड़े नुकसान का। तो ये कॉन्फिडेंस है जो इस वक्त PML नून को नैब में है। शायद साहब को LPG का नोटिस भेज दिया, बिल्कुल आ गया उनको नोटिस और उनको बुला लिया गया है। अब मुझे एक और बात नहीं समझ आती कि अलीम खान साहब कहते हैं, और इन अ वे वो सही कहते हैं, कि 2015 की इंक्वायरियां अब क्यों खोल रहे हैं, अब क्यों मुझे बुला रहे हैं, अब क्यों अरेस्ट किया, और दूसरा कि 2007 में मैंने जो है पब्लिक ऑफिस छोड़ा था और अब जाके उन्हें ख्याल आ रहा है कि मैं एसेट्स बियॉन्ड मींस, ज़ाहिर है वो एसेट्स की बात हो रही है, बैलेंसिंग एक्ट ही है ना, नहीं लेकिन उसी तरफ जा रही है ना बात। लेकिन नवाज शरीफ साहब के भी तो 90s के अर्ली 90s के एसेट्स थे ना, तो वो भी तो अभी निकाले गए हैं। तो मेरा तो सवाल ये होगा कि ये सभी कुछ का क्या ताल्लुक है किसी चीज से अदर देन सियासत? अगर अलीम खान साहब जो बात कर रहे हैं वो गलत नहीं कर रहे, शायद मुझे नहीं पता, लेकिन तासुर ये मिलता है कि भाई इतनी पुरानी बातें अब क्यों उठाई जा रही हैं, राइट? तो ये नहीं कि गलत है, देखें क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में कोई स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशंस नहीं, कोई कैद नहीं है, उठाई जा सकती हैं आज, ये बात नहीं है, लेकिन क्यों उठाई जा रही है, सवाल ये है। दिखाना चाह रहा हूँ, उठाई जरूर जा सकती है और उठाई जानी चाहिए, पहले उठाई जानी चाहिए। अलीम खान
सादगी के साथ अपने खिलाफ जो केस है उसको किस तरह पेश कर रहे हैं, आपको दिखाना चाहें। 3 दिन पहले जो नैब का नोटिस इशू हुआ, इसकी टाइमिंग जो है वो मैं समझता हूँ कि वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि वो अगर तहकीकात हो रही हैं तो ये किसी प्रोजेक्ट के बारे में नहीं हो रही, ये किसी करप्शन के बारे में नहीं हो रही, ये लिविंग बियॉन्ड मीन्स के बारे में हो रही है। तो लिविंग बियॉन्ड मीन्स मुझे 2007 के बाद 2008 में पूछना चाहिए था ना, 2009 में पूछना चाहिए था। 11 साल बाद जब मैं वजीर हट गया हूँ, 11 साल बाद याद आया कि मैं लिविंग बियॉन्ड मीन्स हूँ। जो जज बशीर साहब थे जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया था, उन्होंने करप्शन पर नाअहल नहीं किया था, असासाजात उनकी मीन से ज़्यादा होने पर नाअहल किया था। ये अलीम खान साहब को जो बहुत नायाब बात लग रही है उस पर असल में ये नवाज जो शरीफ साहब डिस्क्वालिफाइड है। फेक अकाउंट्स केस में स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस हैं जिनकी बात तो सबके ऊपर ही इल्जाम नवाज ये है। शरीफ साहब पे भी जो है कोई स्पेसिफिक करप्शन का इल्जाम नहीं था कि उनके दौरानिया में, ये पाकपतन का शायद स्पेसिफिक है सिर्फ, वरना ये नहीं था कि उनके जो है दौरानिए में जब वो वज़ीर आज़म थे तो इस ठेके में उन्होंने ये किकबैक लिया और ये ट्रांजैक्शन हुई और ये फेक अकाउंट में उनके लिए पैसे गए, फिर उनको जाके मुल्क के बाहर पहुँचाए गए, इस तरह की कोई बात नहीं थी। तो ये जो स्पेसिफिक करप्ट ट्रांजैक्शंस की बात है, ये तो ना नवाज शरीफ साहब के हवाले से हुई है और ना अलीम खान साहब भी अपनी जगह सही कह रहे हैं कि देखें स्पेसिफिक करप्शन जो है उस पे नैब का हाथ डालना पहले ज्यादा जरूरी है। वैसे एसेट्स बियॉन्ड मींस भी करप्ट प्रैक्टिसेस का एक हिस्सा है नैब लॉ में। ऑफ कोर्स है, एक सेकंड, ऑफ कोर्स है, बट दैट इज समथिंग यू गो आफ्टर लेटर। एक सेकंड, स्पेसिफिक करप्ट ट्रांजैक्शंस के पीछे पहले जाते हैं। कह रहे हैं कि जो खुसूसी ताकत है नैब के पास कि जहां पर स्पेसिफिक करप्शन हुई हो उसको पकड़ें, ताकत दोनों है, उस तक नहीं जा रही नैब, बल्कि जो उमूमी ताकत है उनके पास जा नहीं रही या जा नहीं पा रही। एक सेकंड, कि उनके असासे जो हैं वो उनके हद से ज़्यादा हैं, उसके ऊपर नवाज शरीफ साहब नाअहल हैं। अब अलीम खान साहब पकड़े गए। अब वहीद साहब, दिलचस्पी इस बात में है कि वो जो पहला वाला हिस्सा है ना स्पेसिफिक करप्शन वाला, कि ये बैंक अकाउंट, इस बैंक अकाउंट से मेरे जहाज़ के पैसे गए, इस बैंक अकाउंट से मेरे घर के पैसे गए, इस बैंक अकाउंट से मेरे बकरों के पैसे गए, वो लोग कहाँ हैं? वो बाहर हैं। और अलीम खान साहब और नवाज शरीफ साहब कहाँ हैं? और शहबाज शरीफ साहब, जिनके ऊपर अभी तक इल्ज़ाम ही नहीं है, मतलब तरीक़ चार्ज ही नहीं है, वो सब कहाँ हैं? और जरदारी साहब के ऊपर क्या इल्ज़ाम थे कि जहाज़ के पैसे, जो एक JIT हमने देखी है उसको अगर सामने रख लें अलीम खान या शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ या मरियम नवाज साहिबा तो 2 बार अंदर होना चाहिए। नहीं, मतलब कि वो तो चीज़ ही अलग है, जानवर ही अलग है, कानून सबके लिए। अच्छा, वो इल्जाम ये है कि एक पथारेदार 2 साल पहले मर चुका है, उसके नाम पे मेरी डिक्लेयर्ड गाड़ी की ड्यूटी दी है, मैंने डिक्लेयर की है ये मेरी गाड़ी है बतौर सदर पाकिस्तान। उस गाड़ी की कस्टम्स ड्यूटी 1,42,00,000 रुपए एक ऐसे बंदे ने दी, मैं कह रहा हूं कि दी, जो बंदा उस तारीख से 2 साल पहले तक मर चुका था, वफात पा चुका था, उसका खानदान कह रहा है वफात पा चुका था। ये सब बाहर हैं, इन्होंने करप्शन नहीं किया, इनके असासे जो हैं वो इनकी मीन से बाहर नहीं है। लेकिन अलीम खान साहब जिन्होंने बहुत करप्शन की होगी, लेकिन हमें पता नहीं है क्या करप्शन की है अलीम खान साहब ने, लेकिन उनको आप धरें, उन पे JIT नहीं देखी अभी, क्योंकि 14 साल गुजर गए हैं और अब मजीद वक्त नहीं गुजर सकता उनकी करप्शन का। आई डोंट गेट इट, क्या है नैब क्या कर रही है? ये जावेद इकबाल साहब का ख्याल था कि जब मैं कंट्रोवर्शियल हो जाऊंगा, ब्रीफ केस कहाँ है? हाँ, मैं जब कंट्रोवर्शियल हो जाऊंगा तो मैं अपना ब्रीफ केस पकड़ूंगा और चला जाऊंगा। भाई कहाँ है ब्रीफ केस? कंट्रोवर्शियल का मतलब क्या है? आपको विफाक के वज़रा कह रहे हैं आप बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हैं, आपको जो लोग जेल के अंदर ऑपोजिशन है वो कह रहे हैं आप हमारे खिलाफ बैलेंस कर रहे हैं, किसी और को भी पकड़ेंगे। तो ये बैलेंस मतलब कहाँ है ब्रीफ केस? वेयर इज इट? व्हाट्स गोइंग ऑन? नैब की क्या क्रेडिबिलिटी है? सही कह रहे हैं आप, और मुझे तो खुद नहीं समझ आ रही कि ये जिस तरह की चीज़ों के पीछे जा रहे हैं, एसेट्स बियॉन्ड मीन्स जैसी जेनेरिक चीज़ों के पीछे, जो उनको इख्तियार है और वो भी करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, लेकिन उससे पहले जहाँ स्पेसिफिक चीज़ें सामने आ चुकी हैं वहाँ किधर हैं वो? ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की भी ये जो हो रहा है, इस राय थी पार्लियामान के अंदर, राय थी अरेस्ट होने के बाद। मुझे इंटेरोगेशन में पूछा गया अब्दुल अलीम खान साहब के बारे में आपकी क्या राय है? मैंने उन्हें कहा कि वो एक माकूल आदमी है, तो वो हैरान हो गए और उन्होंने कहा उनके खिलाफ कुछ बताएं। तो मैंने कहा मैं आपका इन्फॉर्मर नहीं हूं और जुर्रत भी ना करें आइंदा मेरे किसी सियासी मुखालिफ के बारे में मुझसे इस तरह का सवाल करें। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि मेरी और मेरे भाई की गिरफ्तारी पर गुजारा कर लें। शहबाज साहब पहले ही गिरफ्तार हैं और लोगों के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। मुझे शक है कि अब बैलेंस करने के लिए आपके लोगों को पकड़ा जाएगा और ये बैलेंस करने की रवायत ठीक नहीं है। ये आइन की धज्जियां बिखेरना नहीं है अगर आप इस तरह आप पूछ रहे हैं। अच्छा जी, आप ज़रा उनके बारे में कुछ बताएं, ताकि उनके ऊपर 1 महीने बाद आप कोई इल्ज़ाम फिट कर रहे हैं।
ये कहाँ की आर्बिट्ररी बिहेवियर है? और ये सिविल लॉ नहीं है, ये बिल्डिंगें नहीं गिराने आ रहे, ये लोगों को जेल कर रहे हैं, ये फंडामेंटल राइट्स उनकी एब्रोगेट कर रहे हैं इन चार्जेस पे, मतलब हवाई। मेरे ख्याल से नैब के हवाले से काफ़ी बात हो गई। अब मेरे ख्याल से ब्रेक की तरफ जाएंगे और ब्रेक से आके एक और बहुत ही पाकिस्तानी जुडिशल हिस्ट्री में लैंडमार्क जजमेंट एक आई है फैज़ाबाद के धरने के हवाले से, जिसमें जस्टिस फाइज ईसा साहब ने जो जजमेंट तहरीर की है उसमें आड़े हाथों लिया है उन्होंने इस मुल्क की एजेंसीज़ को, मीडिया को, पैमरा को, और बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल जो तकाज़े हैं उनको पूरा करने के हवाले से बात की है और डायरेक्शंस भी दी हैं कि किस तरह से हम इन चीज़ों को जो है वो टैकल आइंदा से करें। और उन्होंने स्पेसिफ़िकली जो है बात की है कि ये जो तासुर है कि एजेंसियाँ मुलव्वस होती हैं पाकिस्तान की सियासत में, इसको दूर होना चाहिए और इस तासुर को दूर करने के लिए हुकूमत नाकाफ़ी मेजर्स जो है उसने लिए हैं। और आगे से जो पैमरा के हवाले से भी बातें की हैं उनके हवाले से हम बात करेंगे, इस जजमेंट का पाकिस्तान के आने वाली सियासत और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्यूचर जो है उस पर क्या असर हो सकता है, उस पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं एजेंडा 360। एक तारीखी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट से आई जहां पर काजी फाइज ईसा साहब जनाब जस्टिस मुशीर आलम साहब के साथ बैठे हुए फैज़ाबाद धरने और उनके आफ्टरमाथ के हवाले से फ़ैसला दिया। वहीद साहब, मेरे ख्याल से इतना सियरिंग क्रिटिक हमारी हुकूमत का कि हुकूमत का हर इंस्टीट्यूशन फेल हुआ, हुकूमत की तरफ से जवाब भी नाकाफ़ी मिले, हुकूमत ने इतनी स्पेस किस तरह दी टीएलपी को, टीएलपी ने स्पेस का किस तरह फ़ायदा उठाया, इस तरह फ़ायदा उठाया कि दूसरे लोगों की जो हक़ जो बुनियादी हुकूक थे उनको सल्ब किया गया, अपने हक़ के इजहार करने की कोशिश में मेरे ख्याल से, और वो हक़ भी नहीं था जिसका इजहार हुआ और जिस हक़ को जिस तरह इजहार किया वो वहाँ पर उसका हक़ रहना इख्तिताम हो गया। इस पोजीशन के अलावा जो हमारी एजेंसीज़ के हवाले से सवालात किए गए, उन सवालात के ऊपर जवाब आने के बजाय 5 माह तक केस जो है वो हेयरिंग के लिए नहीं लगा। हेयरिंग के लिए जब लगा तो हमारी इलेक्शन कमीशन से जब पूछा गया कि ये जो टीएलपी है ये रजिस्टर्ड एक गैर मुल्की इंसान के हवाले से एक गैर मुल्की के नाम पर रजिस्टर्ड है और ये हमारे आइन के और पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्ट के ख़िलाफ़ है, तो इलेक्शन कमीशन के लॉ ऑफिसर कह रहे हैं कोर्ट के अंदर कि ये कानून जो है ये कॉस्मेटिक है, यानी कि ये दर हकीकत कानून जो है इनको फॉलो नहीं किया जाता। फिर कोर्ट उनको ये बात वापस करा रहे हैं कि ये कॉस्मेटिक नहीं है, ये पाकिस्तान के आइन से बने हुए कानून हैं, इनके ऊपर आपका एक्शन ज़रूरी है, इनको रजिस्टर किसने किया, तो वहाँ पर एक क्वाइट है। पूछा गया कि ये मैंडेट है किसी एजेंसी की कि सियासत के अंदर इस तरह दखल किया जाए, तो मैंडेट क्या है, फिर पूछा गया तो मैंडेट एक बंद एनवेलोप में मिल रही है। अटॉर्नी जनरल से पूछा गया कि ये इतनी सीक्रेसी की ज़रूरत क्या है, क्या पूरी दुनिया में होती है, तो किसी दुनिया के और मुल्क का मिसाल नहीं दे पाए हमारे अटॉर्नी जनरल साहब के जी होती है या नहीं होती। लेकिन वही साहब पोजीशन फिर वाजे की गई, पैमरा ने अपने टीवी चैनल्स को जिसके वो आर्बिट्रेटर है उनको उसको फेल किया क्योंकि उनकी जो नशरियात हैं वो अफेक्ट की गई, बिलखुसूस कुछ इलाकों में अफेक्ट की गई, उसके हवाले से उनको प्रोटेक्ट नहीं किया। पैमरा ने उन टीवी चैनल्स के हवाले से प्रोटेक्शन नहीं दी आवाम को कि जहाँ पर हेट स्पीच प्रोपोगेट की जा रही थी। ये सब बातें काजी फाइज ईसा साहब ने की। लेकिन जो पोजीशन दी गई वो ये कि इस जजमेंट को तमाम ऑफिसेज ऑफ नोट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और पाकिस्तान का आइन जो है उसको और इलेक्शन कमीशन के लॉज जो हैं वो पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ पे और रेगुलेटरी बॉडीज़ पे फ़र्ज़ हैं उनको इम्प्लीमेंट करना। इम्पॉर्टेंटली उन्होंने ये भी कहा है कि जो धरने और इस तरह की चीज़ें जिन्होंने रिसेंटली पाकिस्तान की सियासत को बहुत अफेक्ट किया है, जिसमें इमरान खान साहब के धरने भी शामिल हैं, उनके हवाले से भी कवानीन बनाए जाएं और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के हवाले से भी स्पेसिफिक कवानीन बनाए जाएं जो उनका दायरा कार स्पेसिफिकली सेट करें और उनके मैंडेट को जो है वो एक्सप्रेस करें और लिमिट करें। और मेरे ख्याल से इसमें जो जनरली जो सारी बात, अगर इसका उमूमी तौर पे इसको देखें, इसका मजमुआ क्लियरली वो कुछ है जो फ़राइज़ हैं एजेंसीज़ के और लोगों के, और जो हक है लोगों का, उनको जो है बयान इस तरह से किया गया है कि अगर ये चीज़ें होती जो जजमेंट में लिखी हुई हैं तो फैज़ाबाद धरना उस तरह से जिस तरह से अनफोल्ड हुआ है कभी ना होता। तो अगर तो ये फ़राइज़ जो हैं उसके सरअंजाम दिए होते इदारों ने, तो कभी भी फैज़ाबाद का धरना जिस तरह का हुआ और जो उसने नुकसान पहुंचाया और जो उसने इस मुल्क के ख़ासकर एक परसेप्शन को अफेक्ट किया, वो कभी भी ना होता। तो इसलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है क्योंकि ये तय जो है उसकी तरफ जाती है कि ये चीज़ें क्यों हो पाती हैं इस मुल्क में। वो जो कहते हैं ना, वाई डज दिस हैपन इन पाकिस्तान, हाउ डू पीपल गेट अवे विद इट, वेल दिस इज़ हाउ पीपल गेट अवे विद इट। जब ये जजमेंट में जो तकाजे हैं वो नहीं पूरे किए जाते
तो फिर फैज़ाबाद जैसे धरने होते हैं और आपके चीफ अवामी स्टाफ को, आपके चीफ जस्टिस को, आपके इस मुल्क के पिलर्स को जिस तरह के बातें की जाती हैं, जिस तरह की इंसल्ट की गई, इंसल्ट भी छोटा अल्फाज है, ये क्यों हो पाया, इस जजमेंट में लिखा है कि ये क्यों हो पाया, और इस जजमेंट में ये भी लिखा है कि किस तरह से आइंदा ऐसा ना हो। आज़ादी इजहार के हवाले से बहुत खूबसूरत अमेरिकन जजमेंट्स को कोट किया गया है। उसके अलावा एक खुलासा देते हुए काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा है कि ये असल मसला जो है वो उन लोगों के साथ है जो अज़ खुद ये फ़ैसला कर लेते हैं कि वो इस मुल्क को बचाने वाले हैं, वो इस मुल्क के सेवियर्स हैं, और उन लोगों को शायद याद दिलाना ज़रूरी है कि सॉवरेंटी जो है वो खुदा की है, अल्लाह की है, और बिलोंग्स टू ऑलमाइटी अल्लाह अलोन एंड द अथॉरिटी टू बी एक्सरसाइज द सेक्रेड ट्रस्ट। ये हमारी अमानत है, ये हमारी हुकूमत की अमानत किस तरह है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब को कोट करते हुए अगली ही लाइन में काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा कि ही विजुअलाइज, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना विजुअलाइज पाकिस्तान टू बी बेस्ड ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, नॉट ब्यूरोक्रेसी और ऑटोक्रेसी और डिक्टेटरशिप। पाकिस्तान एक जमहूरियत है, उसको ना अफसरशाही चलाएगी, ना उसको किसी आमिराना तर्ज पे चलाया जा सकता है, और ना वो किसी आमिर की बुनियाद का हक है, ना वो किसी आमिर के तौर पे चलाई जा सकती है। और जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने अपनी जुडिशरी के हवाले से भी दो बड़ी अहम बातें की। एक तो सुओ मोटो जुरिस्डिक्शन को उन्होंने एनालाइज किया और फिर फैसला किया कि ये मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस किस तरह से है जिसमें फंडामेंटल राइट्स अफेक्ट हो रहे हैं। ये भी हम देखते हैं कि बहुत सारे सुओ मोटो पिछले कुछ दिनों में हुए और उसमें ये एनालिसिस नहीं होती थी उसकी जजमेंट्स में कि ये किस तरह से जस्टिफाइड है कि इसका सुओ मोटो एक्शन लिया गया है। फिर उन्होंने आगे ये भी बात की कि ये 5 माह तक केस जो है ये नहीं लगा, तो फॉर अनएक्सप्लेनेबल एक्स्ट्रॉर्डनरी रीजंस नहीं लगा। उन्होंने इस चीज़ का भी रिमार्क किया है। उन्होंने आगे जाके ना सिर्फ इंटेलिजेंस एजेंसीज और हुकूमत को, बल्कि उन्होंने मीडिया को, रेगुलेटरी बॉडीज़ लाइक पेमरा को, सबको आड़े हाथ लेते हुए ये कहा है कि अगर वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज में नहीं रहेंगे और अपने फ़राइज़, और एजेंसीज को भी कहा है कि जो काम करने का वो उन्हें करना चाहिए। सेल्फ सेंसरशिप इलीगल है, सेल्फ सेंसरशिप पर किसी को बावर करना इलीगल है। ये तरीका कार, ये फ़िज़ा बना देना कि जिसके अंदर लोग बोलने से कासिर हों, एक बात करने से पहले 2 बार सोचें हालांकि वो बात सच हो, ये सब गैर आइनी है, ये हमारे आइन के ख़िलाफ़ है, और पेमरा अपने फ़राइज़ के अंजाम में नाकाम है और नाकाफ़ी है अगर ऐसा हो रहा है, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा। इसके अलावा ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के पोर्टल और वेबसाइट पर कम्प्लीटली भी अवेलेबल है। इस हवाले से आपकी क्या राय है @ समा पर हमें दीजिए। facebook.com/agenda360 पर आप कमेंट कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद फिर हाजिर होगा। वेलकम बैक। हम इस सेगमेंट में बात करेंगे नवाज शरीफ साहब, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान की अदालत के हवाले से, जिनको पहले तो जेल से शिफ्ट करने से गुरेज कर रही थी हुकूमत, ताख़ीर का शिकार थे ये फ़ैसला, फिर शिफ्ट किया गया पहले पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, वहाँ से वापस जेल गए। ये पता चला वहाँ की रिपोर्ट्स के बाद एक बोर्ड बैठा जिसका ये फ़ैसला था कि नवाज शरीफ साहब वाकई में अलील हैं। उसके नतीजतन उनको सर्विसेज अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया। अदालत, हालांकि बोर्ड ने अमराज़ क़ल्ब की बताई थी, एक ऐसे अस्पताल भेज दिया गया जहाँ पे तमाम चीज़ों का इलाज होता है, बस अमराज़ क़ल्ब का नहीं होता। जिसके बाद जब ये बात उन पर आया हुई तो अब नवाज शरीफ साहब को वहाँ से पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी वापस भेजने की जब बात हुई तो नवाज शरीफ साहब अब थक गए हैं। ये इस हवाले से जो तवातुर से कमेंट्री आई है और इसके ऊपर जिस बेदिली से हुकूमत की तरफ से कमेंट्री हुई है और जिस तरह से उनके अपने हम सभी थक गए, तो उनकी अपने ख़ानदान की तरफ से आज रिस्पांस आई है बड़े ज़माने बाद। हम ये सब पहले दिखाना चाहेंगे, फिर हम कॉन्वर्सेशन करेंगे इस पर। पहले साहब की अदालत के हवाले से, जो उनके डॉक्टर साहब हैं, जो मेडिकल, उनके डॉक्टर साहब नहीं हैं, मेडिकल बोर्ड पे तयन एक इंडिपेंडेंट डॉक्टर साहब हैं, उनकी क्या राय है? हमने उनके न सिर्फ खून के टेस्ट किए बल्कि हमने उनके हार्मोन्स के टेस्ट किए, हमने उनकी जो है ना कुछ दिल के टेस्ट किए, फिर उसके अलावा हमने, आपको पता है कि हमने उनके सीटी स्कैन किए गुर्दे और मसाने के, और पेट का अल्ट्रासाउंड किया। उनको ब्लड प्रेशर भी है, शुगर भी है, गुर्दों का भी प्रॉब्लम है, खून की शरियानों का भी प्रॉब्लम है और हार्ट का भी प्रॉब्लम है। मैंने रिकमेंड किया कि इनका स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट होना चाहिए। किस चीज़ का? हार्ट का। मैं समझता हूँ कि जो बीमारियाँ हैं उनका काफ़ी सारा इलाज जो है ना वो पाकिस्तान में मुमकिन है, क्योंकि पाकिस्तान में मॉलेज और अस्पताल ऐसे मौजूद हैं जो कि इलाज कर सकते हैं। देखिए, ये एक फेयर पोजीशन है, क्योंकि एक तरफ वो कह रहे हैं कि अलील हैं और दूसरी तरफ ये नहीं कह रहे, इसका ये मतलब नहीं है फ़ौरन उनको मुल्क छोड़ के जाना पड़े। खैर, ये पोजीशन थी 5 फरवरी पे। इससे पहले क्या पोजीशन थी जनाब वज़ीर रेलवेज़ जनाब शेख रशीद अहमद साहब की 4 फरवरी को? पथरी का लंदन में इलाज जरूरी नहीं है, लाल हवेली में भी दम होता है।
और जब लाल हवेली में दम होता है तो पथरी निकल जाती है और पथरी के लिए लंदन जाने की गुंजाइश नहीं है। अब ये तो शेख रशीद हैं, वजीर इत्तलात पंजाब के चौहान साहब 4 फरवरी को। मैं ये समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब की तबीयत ठीक है, लेकिन नीयत जो है वो थोड़ी सी खराब हो रही है। नीयत उनकी जो है वो पाकिस्तान से बाहर लंदन जाने की है। अपने आप को जो है वो तैयब उर्दगान सानी के तौर पे पेश करते थे, हालांकि हकीकत में वो खुर्द बुर्दगान है। ये साबित हो गया कि वो टैंकों के नीचे नहीं लेटे, लेकिन अपनी ख्वाहिशात और अपनी जरूरियात और अपनी ख्वाहिशात के नीचे लेट गए हैं और इस वक्त बेताब हैं कि बस मुझे किसी तरीके से मेरी जान छुड़ाओ। VIP स्टाइल से उनको जेल में रखा गया है। बुनियादी इशू नीयत का है, तबीयत का नहीं है। खुदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी प्लास्टिक का, कि जनाब पत्थरी है सिर्फ एक, वो भी थोड़ी सी। एक ज़ईफ़ आदमी है, साबिक ताकतवर आदमी रह चुके हैं, उनके हवाले से इस मौजू पर, इस मोड़ पर इस तरह बात करना, आई थिंक हम अपने सेगमेंट में बात करेंगे। अपने गेस्ट की तरफ भी जाना है, बट पहले मैं ये कमेंट ज़रूर करूंगा कि मुझे ये नहीं समझ आती कि ये देखें, ये है सारी एक्सपर्ट्स की बात। एक तो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने बताना है कि इस वक्त उनकी मेडिकल कंडीशन क्या है, और उसकी बुनियाद पे आके कोर्ट्स ने अब फैसला करना है, क्योंकि वो जेल में हैं। वो जेल से निकलने की एक ही सूरत है कि कोर्ट उन्हें बेल दे दे, यानी कि उनके खिलाफ जो जजमेंट है फाइन कर दे। अब अगर ये मेडिकल ग्राउंड्स पे सस्पेंड होती है जजमेंट, या उन्हें इजाज़त भी मिलती है कि वो बाहर जाके इलाज कराएं या ना कराएं, ये एक्सपर्ट्स की बुनियाद पे कोर्ट ने करना है। इस पे ना PTI का मौक़िफ़ मुझे चाहिए, ना PML नून का, ना PPP का, ना MQM का। तो ये बिल्कुल लीगली और प्रोफेशनली हैंडल होनी चाहिए बात। और इस पे जिस तरह की बातें हो रही हैं कि सिर्फ पतरी है, छोटी है या बड़ी है, देखिए हम एक्सपर्ट ना, वो एक्सपर्ट हैं, लेकिन अगर आप एक्सपर्ट नहीं है तो err on the side of caution। अब देखिए उनके खानदान की तरफ से मरियम नवाज साहिबा बोली हैं, बहुत दिनों बाद पब्लिकली बोली है, मैं वो भी अस्पताल से दूसरे अस्पताल, दूसरे अस्पताल से तीसरे अस्पताल, इस किस्म का किसी की सेहत के साथ खिलवाड़ करना, तो अगर तज़ीक मकसूद थी तो तज़ीक का निशाना बनने को हम तैयार नहीं हैं। जो एक बोर्ड ने रिकमेंडेशंस दे दी थी, वो बोर्ड भी हुकूमत ने खुद बनाए, वो हमारा उनमें कोई बंदा शामिल नहीं है, कोई डॉक्टर शामिल नहीं है। एक बोर्ड ने इतनी सीरियस रिपोर्ट्स दे दी थी, उनके सारे टेस्ट हुए, एक ही फाइंडिंग थी कि उनको दिल का मर्ज ला है। तो 4 दिन से उनको सर्विसेज हॉस्पिटल में ला के रखा हुआ है, जिसको पूरी दुनिया जानती है, कार्डियक यूनिट ही नहीं। जेल से PIC से वापस जेल, फिर सर्विसेज हॉस्पिटल, और अब वो PIC लेके जा रहे थे। तो हमें ये रहम की भीख नहीं चाहिए। मियाँ साहब 2 दिन से उनको ये कह रहे हैं कि अगर ये आपने नॉन सीरियस एटीट्यूड अपना रखना है तो गैर संजीदा रवैया है आपका, और अगर आपने इस तरह का एटीट्यूड रखना है आप मुझे जेल वापस कीजिए। तो आज मियाँ साहब जो है वो चले गए हैं जेल वापस। अगेन मुझे नहीं समझ आती इस पे जो सियासत है मोइज़ जाफरी साहब के, वो जिस तरह मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि गलत अस्पताल 4 दिन रखा उनको, जहाँ पे कार्डियक वार्ड ही नहीं है, जहाँ पे जो मर्ज है उन्हें उसका इलाज होता ही नहीं है। तो इस तरह के अस्पताल, ये तो मजाक है। एक तो इनकॉम्पिटेंस है, नहीं ना अहली के ऊपर 4 दिन तक उन्हें नहीं समझ आई ना अहली नहीं। देखिए मेरे ख्याल से उन्होंने बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी वहाँ पे सेटअप करी हुई है, बहुत लग्जोरियस है, और समझते हैं कि इसका ये मतलब है कि वो काफ़ी है, चाहे वहाँ पर इलाज हो या ना हो। लेकिन उसके बाद भी होटल नहीं चाहिए। इस अकड़ के साथ जिस तरह पंजाब हुकूमत पेश आ रही है, मुझे नहीं समझ आता ये क्यों हो रहा है। फयाज हुसैन चौहान साहब क्या फायदा है? 2 हफ्ते पहले चौहान साहब दिल के डॉक्टर बन गए थे। इस चीज को सियासी बना ही क्यों रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ। आई डोंट अंडरस्टैंड। दिल के डॉक्टर बन चुके थे, अब किडनीज के डॉक्टर बन गए। उज़मा बुखारी साहब डॉक्टर नहीं है, वकील हैं, उनसे पूछ लेते हैं, उनकी भी मेरे ख्याल से एक्सपर्ट राय होगी। उज़मा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। ये क्या हो रहा है मैडम, पॉलिटिकल फुटबॉल, व्हाट इज इट? थैंक यू वेरी मच मोईद। ये यकीनन हमारी इंसल्ट हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। और प्राइम मिनिस्टर साहब जो 3 दफ़ा इस मुल्क के रहे हैं, उनको तोड़ने की कोशिश जिस तरह से भी की जा सकती थी वो की गई, पहले भी की गई। और अब एक जब मालूम है, और फिर एक बोर्ड नहीं बना, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 3 बोर्ड पहले भी बन चुके हैं। एक ने जाके जेल के अंदर जो है वो राय दी थी, एक जो है वो अलहदा बोर्ड बना, उसने राय दी, उसके बाद एक बोर्ड दोबारा आके बना जो यहाँ पर सर्विसेज के अंदर बना। मतलब ये 3-4 बोर्ड बन चुके हैं। सब बोर्ड्स कह रहे हैं कि उनके ये हार्ट के मामला दुरुस्त नहीं हैं। और मरियम बीबी ने, आपको मालूम है, उन्होंने क्लियरली भी कहा, एक दिन उनको अंजाइना की तकलीफ भी हुई, उन्होंने सीने में दर्द की शिकायत की और वो पुकारते रहे, उनको कोई मदद करने के लिए, उनकी सुनने के लिए नहीं आया। और उसके बाद आलम यह है कि आप उनको एक फुटबॉल बनाया हुआ है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जैसा कहती तीसरी जगह, आप साबित क्या कर रहे हैं? ऊपर उसके बाद एक से एक ऐसी गुफ्तगू, एक से एक ऐसी बात, और वो लोग कर रहे हैं जिनकी खुद की क्रेडिबिलिटी कोई नहीं। उनको अगर ये PTI ने वजारत ना दी हो चौहान साहब को, तो चौहान साहब कौन है और क्या उनका ये कैलिबर है
कि वो जो है वो इस तरह से उनकी मैडम सबसे बड़ी बात ये है कि स्टेज ड्रामों की गुफ्तगू वो करते हैं। उनकी सबसे बड़ी बात यही नहीं है कि उनकी हैसियत है या नहीं है, उनकी एक्सपर्टीज नहीं है कि आया कि ये मर्ज जो है उसकी बिना पे मियाँ साहब को अस्पताल में होना चाहिए या लंदन में होना चाहिए, ये उनका जो है वो उनके जुमरे में आती ही नहीं है ये बात, उनको इस पे कमेंट करना ही नहीं चाहिए। ये डॉक्टर बताएंगे और कोर्ट्स बताएंगे। उनको तो नहीं, देखिए उनको तो हर उस बात पे कमेंट करना है जिसके ऊपर उन्होंने कुछ ऐसे जुमले याद किए होते हैं रोज, जिसको वो बड़ा खुश होते हैं वो करके और वो उसके ऊपर एक्टिंग फरमाते हैं और फिर उसके बाद बड़ी दाद मिलती है। ठीक कह रही हैं, लेकिन उनकी जो पोजीशन है उसको तूल नहीं मिलती जब आपकी तरफ से भी सटल पोजीशन इस तरह की आती हैं कि जैसे आपके भी रहनुमा मेडिकल एक्सपर्टीज रखते हैं और उनको भी पता है इलाज कहाँ से होना है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा एहसन इकबाल साहब और राना सनाउल्लाह साहब, जिस तरीके की लापरवाही हुकूमत ने जनाब नवाज शरीफ साहब के तिब्बी सहूलतों के हवाले से की है, किसी भी महज़ब मुल्क में इस तरह का सलूक बदतरीन दुश्मन से भी नहीं होता। नवाज शरीफ साहब का चूँकि बाईपास हुआ है और जो भी डॉक्टर बाईपास करता है वही हतमी अथॉरिटी होता है। आप किसी भी बाईपास के मरीज से पूछ लें, जिस सर्जन ने वो बाईपास किया होता है वही उसके बारे में हतमी अथॉरिटी भी होता है और वही उसका इलाज कर सकता है। अब यहाँ एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं किसी भी बाईपास के मर्ज के लाहक इंसान से पूछ लो, बस वही एक डॉक्टर लेकिन ऐसे अस्पताल तो ना ले जाओ ना जहाँ पे है ही नहीं। मैं ये नहीं कह रहा, आप सही कह रहे हैं। अब मैं राना सनाउल्लाह साहब भी दिखाना चाहता हूँ। आप मुझे बताएं कि जिस आदमी की हार्ट सर्जरी हुई है, अगर उसको हार्ट का कोई प्रॉब्लम होता है तो वो क्या जिससे हार्ट सर्जरी करवाई है वहाँ पे जाएगा, उसके साथ मशवरा करेगा, या वो किसी और को नए सिरे से जो है वो अपनी कहानी समझाने बैठ जाएगा? अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम होता है तो उन्हें बिल्कुल जहां से उन्होंने हार्ट सर्जरी करवाई है 2 टाइम्स, जब पहली दफ़ा भी दूसरी दफ़ा भी, उन्हें वहां पे जो है वो अपना इलाज करवाना चाहिए और उसके बाद वापस आना चाहिए। मैडम विद रिस्पेक्ट, ये भी तो ज़रा मासूमियत है ना। ठीक है, नवाज शरीफ साहब साहिब हैसियत इंसान थे, उन्होंने एक प्राइवेट क्लिनिक से हार्ट सर्जरी करवा ली, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि उन्होंने कोई वारंटी में सर्जरी कराई, अब तीसरी बार भी उन्हीं के पास जाना है। यानी ये भी पोजीशन आपके लीडर्स जो हैं वो एक एंगलिंग के साथ कहा जा सकता है कि ले रहे हैं कि जैसे लंदन जाना हदफ है, सेहतियाब होने से करना चाह रही थी जी। मैं पहले ये गुजारिश करना चाह रही थी, आप जरा इसको लिंक कीजिए उस एनआरओ की बात के साथ, उस एनआरओ के प्रोपेगेंडा के साथ जो इनके वुज़रा मुस्तकिल किए चले जा रहे हैं। और जब हम कहते हैं कि बताइए एनआरओ कौन दे रहा है, क्या इस पोजीशन में गवर्नमेंट तो आपसे चलाई नहीं जा रही, एनआरओ आपने हमें क्या देना, और एनआरओ कौन देता है इस मुल्क के अंदर देता रहा है, क्या ये किसी को नहीं मालूम? और ये उसके इस एनआरओ को जरा जोड़िए इस बात के साथ। अब उन्होंने एक प्रोपेगेंडा क्रिएट किया, उन्होंने एक बात क्रिएट की कि जी बाहर जाना चाहते हैं, ये वो करना चाहते हैं। पहले तो मेरी बात ये है, जो आपने दूसरे स्टेटमेंट भी दिखाया एहसन इकबाल साहब के, राना सनाउल्लाह के, उन्होंने एक कॉमन सेंस की बात की है, और ये आपके और मेरे केस में भी ऐसे हो सकता है। मुझे और आपको हक है कि हम जिसके से चाहें अपना इलाज करा सकते हैं। अब उनकी एक हिस्ट्री है और 2 दफ़ा की हिस्ट्री है हार्ट की, एक मेजर सर्जरीज के हवाले से, तो उनको कंसल्ट करना उस डॉक्टर से। फिर मैडम बहुत माजरत खता कलामी की, आपको और मुझको जरूर ये हक है, लेकिन एक कॉन्विक्ट का हक रीजनेबलनेस की हद तक है, वो उस जुमरे में देखना पड़ेगा कि वो एक्चुअली इम्प्रिजन्ड है, उनका ये शौक चढ़े कि वो पूरी दुनिया में भी कहीं से इलाज करा ले, तो शायद इसके ऊपर एक तंबी की जा सकती है कि ऐसा नहीं है। नहीं, शौक चढ़ने की बात नहीं होती मईज, और ना बीमारी जो है वो शौक चढ़ने से होती है, ना बीमारियां। हमें तो कलसूम नवाज को जो है कब्र में जाना पड़ा, कलसूम नवाज भी बीमार नहीं थी हमारे मुताबिक। हमारे मुल्क में तो कायदे आज़म की एम्बुलेंस को भी नहीं मिला था पेट्रोल भी। तो छोड़िए ये बातें, इस मुल्क में बीमारी हमेशा मजाक और तमाशा बनाई गई है, वो दोबारा हो रही है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अगर इसके ऊपर कोई रिलीफ दे सकता है वो कोर्ट है। और आपको मालूम है जो लास्ट डेट अभी हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़मानत के हवाले से, जो हमने दायर की हुई है मियाँ साहब की इसकी तभी उसके ऊपर, उनके वो डेट उन्होंने दी है और उन्होंने रिपोर्ट्स मांगी हैं तमाम बोर्ड्स जो बनाए हैं पंजाब हुकूमत ने। मुझे ये बताइए, 4 बोर्ड्स आप बना चुके, चारों की एक राय आ चुकी, उसके बाद 4 दिन सर्विसेज अस्पताल में रख के आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? फिर आप अपनी मर्जी, ये बात सही है ना, अहली है क्लियरली, लेकिन उसमें साहब आप बताएं आप कहां रखना चाहते हैं? आप कहां रखना चाहते हैं मैडम? आप लोग पीएमएल नून कहां भेजना चाहते हैं? पीएमएल नून क्या चाहती है नवाज शरीफ साहब कहां जाए? हम सिर्फ ये चाहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली को उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाए। जितनी रिपोर्ट्स उनकी बोर्ड ने तैयार की हैं, अभी जो बोर्ड हुआ उसकी भी रिपोर्ट फैमिली को नहीं दी गई बाय द वे। फैमिली को जो है वो कॉन्फिडेंस में लिया जाए और अदालत में पेश की जाए वो सारी रिपोर्ट्स। और अगर फैमिली को कॉन्फिडेंस में लेके अदालत में तो पेश होनी है, सही है, अदालत में तो अदालत का हुक्म है कि पेश की जाए।
आप ये बात बताएं मैडम, इसके नतीजे में नवाज शरीफ साहब अंदरूने मुल्क इलाज के लिए तैयार हैं या फिर वो समझते हैं अभी इतना ज़रूरी नहीं है, या यहाँ के डॉक्टर इतने अहल नहीं है, या वो तैयार हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है मोइज़। अगर आप निकाल के देखिए, जिस दिन पहले दिन उन्होंने सर्विसेज हॉस्पिटल में शिफ्ट किया था, उस दिन हमने सबने कहा, एहसन इकबाल साहब भी ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं, खुद मियाँ साहब ने एमएस से कहा कि मुझे यहाँ क्यों लाए हो, मुझे पीआईसी लेके जाओ जहां मुझे पहले लेके गए थे, मेरे टेस्ट हुए थे। और पीआईसी जाने के लिए तो वो अब भी तैयार थे, लेकिन उनको पीआईसी की बजाय सर्विसेज में 4 दिन रखा गया। उसके बाद उन्होंने कहा चलो ठीक है, अगर मुझे इलाज नहीं कराना और आप मेरी बेइज्जती करना चाहते हैं तो मुझे भी इलाज नहीं कराना। मैडम ऐसा हुआ या फिर उनको फिर चौथे दिन कहा गया चले पीआईसी चलते हैं और उस पर उन्होंने इनकार किया? जी हाँ। नहीं तो मैडम फिर तो लेके जा रहे थे ना, मतलब देर आए दुरुस्त। नहीं, ऐसे नहीं है। उनको इफ एंड बट्स के साथ, उनको पहले मैं कह रही हूँ कि जो 4 दिन और लीक कराते हैं जानबूझ के रिपोर्ट्स, वो वाली गुर्दे की पथरी की जो है वो रिपोर्ट तो लीक हो गई, तो थैलियम स्कैन की क्यों नहीं रिपोर्ट लीक हुई? वो जो बोर्ड ने कहा कि इनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं हार्ट के, वो रिपोर्ट क्यों नहीं लीक हुई? आप ठीक कह रही हैं मैडम, कॉन्फिडेंशियलिटी की धज्जियां बिखेरी गई हैं, बैठा हुआ क्या कर रहा है, उस रिपोर्टों को रख के क्या कर रहा है? आप सही कह रही हैं। अच्छा ये मुझे बताएं उज़मा साहिबा कि अब हमने देखा है कि ये तो बात अपनी जगह, मेरा तो अभी भी यही मौक़िफ़ है कि ये एक्सपर्ट्स के ज़ुमरे में बात है, उन्हीं को फ़ैसला करना चाहिए। वो रिपोर्ट पेश करें कोर्ट में, कोर्ट फ़ैसला करेगी। और जो भी एक इंसान की हेल्थ की कंडीशन है उस पर इस तरह ना सियासत होनी चाहिए, ना बहस होनी चाहिए, ना राय देनी चाहिए लोगों को। ये हमारा ज़ुमरा नहीं है, हमारी एक्सपर्टीज नहीं। जी मैं सिर्फ एक कॉमेंट करना चाहती हूँ कि देखिए, हमें उनकी स्पेशलाइज्ड एक प्रॉब्लम है हार्ट की। मैं सिर्फ रिक्वेस्ट ये करना चाहती हूँ कि हुकूमत अपने तर्जुमानों के जरिए अपनी जबानों को थोड़ा सा लगाम दे। ये गलत कर रहे हैं। देखिए, हम सियासी इंतकाम भुगत रहे हैं, हमें मालूम है हमारे साथ क्या हुआ, और अभी बहुत सारे फैसले आ गए, पता चल रहा है, तारीख लिखेगी कि हमारे साथ क्या हुआ। नहीं, और ये कुलसूम नवाज साहिबा के क्या हुआ की जो बात थी उसमें इन्होंने मेरे ख्याल से माजरत भी नहीं की। इन सबको माजरत करनी चाहिए जिन्होंने उस तरह की बातें करनी चाहिए, और माजरत के बाद भी उनको अगर माफ़ करें ये फैमिली तो भी उनके ऊपर है मेरे ख्याल से, जिस तरह की बातें की थी उन्होंने। मैं हैदर सिर्फ वाइंड अप करते हुए अपनी बात जो करना चाह रही हूँ ये है कि अल्लाह करे किसी का दुश्मन जो है वो ज़र्फ का उसका छोटा ना हो। आप जरा वक्त वो याद करिए कि जब इमरान खान साहब वाकई सियासत कर रहे थे, जब वो बीमार थे, हमने अपनी सियासी मुहिम जो है वो ख़त्म की 2013 में जब वो गिरे थे। हमने उनको खुद गए मियाँ साहब उनकी इयादत करने के लिए। और अब यहाँ क्या है कि ऐसे ऐसे तर्जुमान और ऐसे ऐसे लोग जिनकी ना सियासत की कंट्रीब्यूशन है, ना उन्होंने इस मुल्क में ना सियासी अच्छा, एक आखिरी सवाल उज़मा साहिबा, अब ये बात होगी, अभी आई थिंक वी बोथ आर एग्रीड विद यू देयर, लेकिन ये मुझे बताएं, अब हमने देखा कि मरियम नवाज साहिबा ने जो आके ऑब्वियसली एज यूजुअल अपने वालिद साहब की जो है वो वकालत भी की और उनका पॉइंट ऑफ व्यू बयान किया, और जो सूरत हाल है उससे हमें आगाह किया, जो कि उन्होंने बहुत अच्छा किया। अब लेकिन क्या इससे बढ़ के, क्योंकि मियाँ साहब तो जेल में हैं, इससे बढ़ के उनका रोल जो कि इलेक्शन से पहले खासकर उभर के नज़र आ रहा था, उस तरह से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनका जो है कोई सियासत में रोल जो कि इतना एक इनएविटेबल है, जैसे कि एक वक्त की बात है सिर्फ कि ये कब होगा, तो क्या हम उसके करीब आ रहे हैं उस वक्त के? आप दुरुस्त कह रहे हैं हैदर, बिल्कुल। मरियम नवाज शरीफ पाकिस्तान की सियासत का एक लाजमी हिस्सा है, PMLN का एक लाजमी हिस्सा है, आप उसको कोई माइनस नहीं कर सकता। लेकिन ये उन पर डिपेंड करता है, एक तो अपने वालदा की वफ़ात की वजह से, दूसरा अपने वालिद की उस तन्हाई और वो कैद तन्हाई जो वो काट रहे हैं इस वक्त, और उनकी कैद की वजह से वो डिस्टर्ब्ड हैं बहुत। और पॉलिटिक्स अभी हम वो कर ही नहीं रहे। हम भी पॉलिटिक्स कहाँ कर रहे हैं अभी हैदर? हमने तो इस हुकूमत को इनके हाल पे छोड़ा हुआ है। जिस दिन हम पॉलिटिक्स करने पे आए उस दिन यकीनन मरीम नवाज शरीफ भी हमारे साथ, हमारे आगे खड़ी होंगी, और जिस दिन हमने सियासत करनी शुरू की उस दिन फिर इनको कोई जगह नहीं मिलेगी छुपने के लिए। लेकिन ये हमें मजबूर कर रहे हैं। मियाँ साहब की ज़िंदगी और सेहत के ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, और अगर ये हुकूमत ऐसा कोई ब्लंडर करेगी फिर उन हालात की जिम्मेदारी खुद होगी। फिर हम नहीं जानते कि हम क्या करेंगे या क्या होगा। अगर आप समझती हैं कि इस वक्त आप लोग सियासत नहीं कर रहे, तो ये आप लोग एक गलती नहीं कर रहे मैडम? आप लोग ख़ता पे नहीं है? इनके लिए फिर आसान है इस तरह की बातें करना, अगर ऐसा है कि आप सियासत नहीं कर रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत नहीं है। क्योंकि अगर हम अभी से सियासत करना शुरू करें, जो हालात इन्होंने इस मुल्क के और इकॉनमी के और जहाँ ये मुल्क को ले आए हैं, अपने जो यूटर्न्स की जो इनकी बातें हैं, अगर उसके ऊपर सियासत करना शुरू करें, आपने ही कह देना है कि देखें जी इनको टाइम मिलना चाहिए, देखें जी ये मैंडेट लेके आए हैं। मैं वफाक के हवाले से नहीं कह रहा, मैं पंजाब के हवाले से और बिलखुसूस पंजाब की वजारत इत्तलात के हवाले से कह रहा हूँ कि वहाँ पर तो बहुत स्पेस है मैडम। जिस कॉन्फिडेंस से एक इंसान 3 हफ्ते पहले दिल का डॉक्टर बन सकता है,
2 हफ्ते पहले डाइटिशियन बन सकता है और फिर इस हफ्ते उसको गुर्दों का अमराज की एक्सपर्टीज़ हो, तो मैडम वो तो आप स्पेस दे रहे हैं ना, तो ये हो रहा है। नहीं मोइज़, ये हुकूमत सब कुछ कर रही है, सब जो है वो सिर्फ बोलने के अलावा इनको और कुछ नहीं आता, और अच्छा, ये वही कर सकते हैं। हम चौहान साहब को सीरियस नहीं लेते, बाय द वे हम चौहान साहब को सीरियस नहीं लेते, और वो इस काबिल नहीं है कि उनकी किसी बात का जवाब दिया जाए। मेरा मौक़िफ़ थोड़ा सा मोइज़ से मुख्तलिफ है, मेरा थोड़ा सा मोइज़ से मुख्तलिफ है मौक़िफ़। मेरे ख्याल से इस वक्त सिंपैथी नवाज शरीफ साहब के लिए बढ़ रही है इस चीज़ की वजह से, और जिस तरह से पीटीआई की हुकूमत का रवैया है वो गैर जरूरी तौर पे बढ़ती है ना, जब दूसरी तरफ से मरियम नवाज साहब कुछ कहती हैं, दूसरी तरफ से उज़्मा साहिबा जब कुछ कहती है, साइलेंस से तो कुछ नहीं हो रहा ना। इसमें तो कोई शक नहीं है कि मरियम नवाज साहिबा का रोल बेइंतहा जरूरी है और नजर नहीं आ रहा। जब हम साइलेंट थे, नहीं मैडम, जब आप लोग साइलेंट थे तो आप मिस आउट कर रहे थे। सिंपैथी तो आपको अब मिल रही है, सिंपथी तो अब मिल रही है। जब हम कोई सिंपैथीज की पॉलिटिक्स हम नहीं करना चाहते, आज तक जितना वोट लिया है वो सिंपैथीज पर नहीं लिया। वोट की इस वक्त तो बहुत दूर है बात, और अपनी खिदमत से लिया है। और सिंपैथीज जो है ये देखिए, जो हमें कह रहे हैं, सियासत कर रहे हैं, सिंपैथीज ले रहे हैं, ये उनका प्रॉब्लम है, उनको फियर है, उनको खौफ है कि मियां नवाज शरीफ को अंदर रखकर वो पर्पसेस सर्व नहीं हो रहे, और अंदर रहकर वो ज्यादा खतरनाक और लीथर होते जा रहे हैं इनके लिए। और उसके लिए अब ये फजूल किस्म के ढोंग करते हैं, गलत जबान इस्तेमाल करते हैं, बदतमीजी करते हैं। लेकिन मैं इनको ये जरूर कहना चाहती हूँ कि ये ना शहबाज गिल और ना फयाज चौहान, ना ये हमारे लिए अहमियत रखते हैं, ना इनकी बातों को कोई अहमियत देता है। ये इमरान खान की बैक के ऊपर बदतमीजी करने का मुकाबला जारी है, वो बदतमीजी ये कर रहे हैं, लेकिन एक लिमिट है, हमारी भी बर्दाश्त की एक लिमिट है। और जिस दिन वो बर्दाश्त आबिद शेर अली को कब मैदान में आप ला रही हैं इनके खिलाफ? फिर वो मैदान से निकले थोड़ी हैं खुद, नहीं वो वही मैदान में मौजूद हैं और वाडा साहब के बारे में इतनी सारी वो इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। लेकिन मजाक नहीं, मैंने कहा कि चौहान साहब के मद्दे मुकाबले तो उन्हीं को खड़ा करना पड़ेगा। बने होते हैं जी जी, नहीं नहीं, ये मुकाबल की बात नहीं है। जेम्स बॉन्ड बने होते हैं फैसल वाडा साहब। कभी किसी ने पूछा है कि आपकी जायदादों का जवाब आप क्यों नहीं देते? सिंध हाई कोर्ट 5 दफा बुला चुकी है उनको, अपनी दोहरी शरीयत के ऊपर वो जवाब नहीं देते। ये सारे यहाँ पर लाडले हैं जिनको कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है। हमारे साथ एक आखिरी जवाब दे दें, ये आप वजाहत कर दें। जवाब तो हमने लेने की पहले भी कोशिश की थी। नवाज शरीफ साहब का इस अंदरूने मुल्क इलाज पर आप लोगों की पार्टी की इत्तफाक है कि अंदरूने मुल्क उनका इलाज होना चाहिए और संजीदगी से पीटीआई नहीं ले रही, या फिर वही डॉक्टर जिसने 2 सर्जरीज की हैं वाली बात राना सनाउल्लाह साहब की? नहीं, देखिए वो एक ऑप्शन जरूर है, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि ये लास्ट ऑप्शन है। इस मुल्क के अंदर जो फैसिलिटीज मौजूद हैं, प्रॉपर इज्जत और एहतराम के साथ जो उनका बनता है, उनको अगर ट्रीटमेंट फेयरली देना है तो जरूर बिल्कुल दिया जा सकता है। और अगर वो फेयरली ट्रीटमेंट देने के बाद वो ट्रीटमेंट काफी है तो ठीक है, वरना लंदन जाने की दरख्वास्त जो है वो अनरीजनेबल नहीं होगी उस सूरत में। लेकिन पहले उनका इलाज यहाँ भी सही तरह हो। लेकिन कोर्ट फैसला करेगी उसका, सही, लेकिन वो उसका फैसला कोर्ट करेगी। हमें इस हुकूमत से फैसला लेना ही नहीं है। लेकिन ये हुकूमत मियां नवाज शरीफ का इलाज नहीं कराना चाहती, मैं कैटेगोरिकली कह रही हूँ। ठीक है, और ये अंदर ये उनको इलाज की फैसिलिटीज नहीं देना चाहती। ये उनको जानबूझकर एक फिजिकल और एक मेंटल ट्रॉमा के अंदर उन्होंने रखा हुआ है उनको, और वहां पर उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, नथिंग एल्स। और ये देखें, ये उज़्मा साहिबा ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, और वो कहना ये दबे अल्फाजों में इन अ वे उन्होंने कह भी दिया है कि असल मकसद है कि नवाज शरीफ साहब को तोड़ा जाए, कि उनसे एक ऐसी डील ली जाए जिससे उनकी और मरियम नवाज की सियासत खत्म हो। ये सियासत हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। यही कह रही हैं आप उज़्मा साहिबा? बिल्कुल कोई डील हम नहीं करना चाहते। ये पहला एनआरओ है, तो ये आपको मजबूर करना चाह रहे हैं ना, तोड़ना चाह रहे हैं आपको, क्योंकि आप डील नहीं करना चाह रहे, वो डील करना चाह रहे हैं बेसिकली, आप ये कह रही हैं। मैं यही तो बिल्कुल मैं यही कह रही हूँ हैदर कि ये वो वाहिद एनआरओ है दुनिया का कि एनआरओ वाले पीछे पीछे हैं और एनआरओ लेने के लिए यहाँ कोई तैयार नहीं है। इनकी कोशिश है कि इतना तोड़ दिया जाए, आपको तैयार करने के लिए तोड़ने की कोशिश हो रही है। सही है, लेकिन ये मेरी नाक़िस राय है कि रीजनेबल स्पेस के अंदर ये मैं बताना चाहती हूँ, एक कॉन्विक्ट को मुल्क से बाहर जाकर कराना कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, या तो तमाम कॉन्विक्ट्स को ये देखिए कॉन्विक्ट की बात नहीं है सिर्फ, और ना बात है कि 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर की बात यह कि अगर तो मेडिकल बोर्ड ये फैसला करता है कि इलाज की जरूरत है, तो फिर ये दरखास्त कोर्ट के सामने जाएगी, डॉक्टर और ये फैसला ना मेरा होना चाहिए और ना आपका। सही है, वो मेडिकल बोर्ड का डॉक्टर कह रहा है इसका इलाज यहाँ मौजूद है। पहले यहाँ पे जो इलाज है उसमें बात आगे बढ़ेगी और उसके बाद फिर पता चलेगा कि बाहर जाने की जरूरत है या नहीं। वो कह रहा है दिल का मसला है, वो कह रहा है मेरी राय में यहाँ पे इलाज होता है इसका,
That's it. वो तो ये भी कह रहे हैं ना कि दिल का मसला है और सर्विसेज हॉस्पिटल में होता है जहाँ पे कार्डियक वार्ड ही नहीं। वो मेडिकल डॉक्टर ये नहीं मेडिकल डॉक्टर नहीं कह रहा, हुकूमत का रवैया ये आप नहीं कर सकते कि देखें मैं बहुत अहम इंसान हूँ, लिहाजा मैं हालांकि मुजरिम हूँ, तो मेरा वो डॉक्टर है जिसकी 2 सर्जरीज। ये किसने कहा? ये पोजीशन है ना कि वो नवाज शरीफ साहब के 2 डॉक्टर हैं। उन्होंने नहीं कहा, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा। नहीं, वो उन्होंने ये कहा है कि अव्वल और एहसन तरीन तो यही हो कि उसके पास जाएं। वो तो जाहिर है कि कोर्ट वाकई आप जिस तरह कह रहे हैं ये कह सकती है कि नहीं यहाँ भी बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, कोई जरूरत नहीं है। You lost your अव्वल और एहसन तरीन की राइट when you were convicted। नहीं, no, that is not relevant। रेलेवेंट सिर्फ ये है अगर ये इलाज यहाँ हो सकता है तो बाहर जाने का जवाब नहीं है। ठीक है। उज़्मा बुखारी साहिबा का बेहद शुक्रिया, हमारी गेस्ट थी, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, हमने एनालाइज किया कि नवाज शरीफ साहब की जो अदालत है और उसके हवाले से जो सियासत की जा रही है वो कितनी इन बैड टेस्ट है और कितना जो है वाकई उसका एक पब्लिक इंपॉर्टेंस या पब्लिक इंटरेस्ट से ताल्लुक़ है वाकई, उसमें हमने बात की। नाज़रीन, आपके देखने का बेइंतहा शुक्रिया। जो भी आप कहना चाहें इस हवाले से, हमारी आज की डिबेट के हवाले से, आप हमारे फेसबुक पेज पे कह सकते हैं या आप हमारे ट्विटर हैंडल पे जाके कह सकते हैं। इंशाअल्लाह कल 8:05 पे एक और शो के साथ फिर मिलेंगे।